चैप्टर 13। कमाई कमाई कमाई। मान लीजिए कि आपने सेंसरमैटिक वह कंपनी देखी है, दुकानदारों को नाकाम करने के लिए चतुर टैग और बजर प्रणाली का आविष्कार किया और जिसका स्टॉक 1979 और 1983 के बीच व्यापार के विस्तार के साथ $2 से $42 तक बढ़ गया। आपका ब्रोकर आपको बताता है कि यह एक छोटी कंपनी और तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है। या शायद आपने अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा की है और आपको 2 दिग्गज और 3 चक्रीय व्यक्ति मिले हैं। आपके पास क्या संभावित आश्वासन है कि सेंसरमैटिक या आपके पास पहले से मौजूद किसी भी स्टॉक की कीमत बढ़ जाएगी? और यदि आप खरीद रहे हैं तो आपको कितना भुगतान करना चाहिए? आप यहाँ जो पूछ रहे हैं वह यह है कि किसी कंपनी को क्या मूल्यवान बनाता है और यह आज की तुलना में कल अधिक मूल्यवान क्यों होगी। कई सिद्धांत हैं, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा कमाई और संपत्ति से जुड़ा होता है, खासकर कमाई। कभी-कभी स्टॉक की कीमत को किसी कंपनी के मूल्य तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं और गिरावट की अवधि इतनी लंबी होती है कि निवेशकों को संदेह होने लगता है कि ऐसा कभी होगा। लेकिन मूल्य हमेशा जीतता है, या कम से कम इतने मामलों में कि इस पर विश्वास करना सार्थक है। कमाई और संपत्ति के आधार पर किसी कंपनी के स्टॉक का विश्लेषण करना स्थानीय लॉन्ड्रोमेट, दवा की दुकान या अपार्टमेंट बिल्डिंग का विश्लेषण करने से अलग नहीं है जिसे आप खरीदना चाहते हैं। हालांकि कभी-कभी यह भूलना आसान होता है, स्टॉक का एक हिस्सा लॉटरी टिकट नहीं है, यह किसी व्यवसाय का आंशिक स्वामित्व है। यहाँ कमाई और संपत्ति के बारे में सोचने का एक और तरीका है। यदि आप एक स्टॉक थे तो आपकी कमाई और संपत्ति यह निर्धारित करेगी कि एक निवेशक आपके कार्य के 1% के लिए कितना भुगतान करने को तैयार होगा। जैसा कि आप जनरल मोटर्स का मूल्यांकन कर सकते हैं, स्वयं का मूल्यांकन करना एक शिक्षाप्रद अभ्यास है और यह आपको जांच के इस चरण को समझने में मदद करता है। संपत्तियों में आपकी सभी अचल संपत्ति, कारें, फर्नीचर, कपड़े, गलीचे, नावें, उपकरण, गहने, गोल्फ क्लब और बाकी सब कुछ शामिल होगा जो एक विशाल गैराज बिक्री में जाएगा यदि आपने खुद को खत्म करने और व्यवसाय से बाहर जाने का फैसला किया है। निःसंदेह आपको सभी बकाया बंधक, ग्रहणाधिकार, कार ऋण, बैंकों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों से प्राप्त अन्य ऋण, अवैतनिक बिल, आईओयू, पोकर ऋण इत्यादि को घटाना होगा। परिणाम आपकी सकारात्मक निचली रेखा या बुक वैल्यू या एक मूर्त संपत्ति के रूप में शुद्ध आर्थिक मूल्य होगा। या यदि परिणाम नकारात्मक है तो आप इसके लिए एक मानवीय उम्मीदवार है। अध्याय 11। जब तक आप परिसमाप्त नहीं हो जाते और लेनदारों को बेच नहीं दिए जाते तब तक आप भी दूसरे प्रकार के मूल्य का प्रतिनिधित्व करें, आय अर्जित करने की क्षमता। अपने कामकाजी जीवन में आप हजारों, लाखों या लाखों डॉलर घर ला सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे आपको कितना भुगतान करते हैं और आप कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ भी संचयी परिणामों में भारी अंतर है। अब जब आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आप खुद को स्टॉक की उन 6 श्रेणियों में से एक में रखना चाहेंगे जिनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह आधे रास्ते का अच्छा पार्टी गेम हो सकता है। जो लोग कम वेतन और मामूली वेतन वृद्धि वाली सुरक्षित नौकरियों में काम करते हैं, वे धीमी गति से विकास करने वाले अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर जैसी विद्युत उपयोगिताओं के मानव समकक्ष हैं। लाइब्रेरियन, स्कूली शिक्षक और पुलिसकर्मी धीमी गति से बढ़ने वाले लोग हैं। जो लोग अच्छी तनख्वाह पाते हैं और उम्मीद के मुताबिक वेतन वृद्धि पाते हैं, जैसे कि निगमों के मध्यम स्तर के प्रबंधक, वे दिग्गज होते हैं। कार्यबल के कोका कोला और राल्स्टन पुरीना। किसान, होटल और रिसोर्ट कर्मचारी, जय अलाई खिलाड़ी, समर कैंप संचालक और क्रिसमस ट्री सेल्सलॉट संचालक जो अपना सारा पैसा कम समय में कमाते हैं और फिर इसे लंबे समय तक लाभहीन हिस्सों में बजट करने की कोशिश करते हैं, चक्रीय है। लेखक और अभिनेता भी चक्रीय हो सकते हैं, लेकिन भाग्य में अचानक वृद्धि की संभावना उन्हें संभावित तेजी से बढ़ने वाली बनाती है। नीडुवेल्स, ट्रस्ट फंड पुरुष और महिलाएं, स्क्वायर, बॉन विवांस और अन्य जो पारिवारिक संपत्ति पर जीते हैं
लेकिन अपने स्वयं के श्रम से कुछ भी योगदान नहीं करते हैं। वे संपत्ति के खेल, सोने के खनन स्टॉक और हमारे सादृश्य के रेलमार्ग हैं। संपत्ति के खेल के साथ मुद्दा हमेशा यह होता है कि सभी ऋणों के खत्म हो जाने और शराब की दुकान के लेनदारों और ट्रैवल एजेंसी द्वारा भुगतान कर दिए जाने के बाद क्या बचेगा। गटर स्नाइप्स, ड्रिफ्टर्स, डाउन एंड आउटर्स, दिवालिया, काम से निकाले गए कर्मचारी और बेरोजगारी की कतार में अन्य सभी संभावित बदलाव हैं, जब तक कि उनमें कोई ऊर्जा और उद्यम बचा हुआ है। अभिनेता, आविष्कारक, रियल एस्टेट डेवलपर्स, छोटे व्यवसायी, एथलीट, संगीतकार और अपराधी सभी संभावित तेजी से बढ़ने वाले हैं। इस समूह में दिग्गजों की तुलना में असफलता की दर अधिक है, लेकिन अगर और जब कोई तेजी से बढ़ने वाला सफल होता है तो वह रातों रात अपनी आय 10 गुना, 20 गुना या यहाँ तक कि 100 गुना बढ़ा सकता है, जिससे वह टैको बेल या उसके समकक्ष इंसान बन सकता है। रुकें और खरीदारी करें। जब आप किसी तेजी से बढ़ती कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप वास्तव में भविष्य में अधिक पैसा कमाने की संभावनाओं पर दांव लगा रहे होते हैं। कॉर्पोरेट वकील जैसे कोका कोला प्रकार के विपरीत हैरिसन फोर्ड जैसे युवा डंकिन डोनट्स में निवेश करने के निर्णय पर विचार करें। कोका कोला प्रकार में निवेश करना अधिक समझदारी भरा लगता है, जबकि हैरिसन फोर्ड लॉस एंजल्स में एक घुमंतू बढ़ी के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब मिस्टर फोर्ड जैसी हिट फिल्म बनाते हैं तो कमाई का क्या होता है। स्टार वार्स स्टोरफ्रंट वकील के रातों रात टेनबैगर बनने की संभावना नहीं है जब तक कि वह एक बड़ा तलाक का मामला नहीं जीत लेता, लेकिन वह व्यक्ति जो नावों से बार्नकल स्क्रैप करता है और उपन्यास लिखता है, वह अगला हेमिंग्वे हो सकता है। निवेश करने से पहले किताबें पढ़ें। यही कारण है कि निवेशक तेजी से विकास करने वाले आशाजनक शेयरों की तलाश करते हैं और शेयरों की बोली लगाते हैं, तब भी जब कंपनियां वर्तमान में कुछ भी नहीं कमा रही है या जब प्रति शेयर कीमत की तुलना में कमाई नगण्य है। आप किसी भी चार्ट पर कमाई का महत्व देख सकते हैं जिसमें स्टॉक मूल्य के साथ साथ कमाई रेखा चल रही हो। स्टॉक चार्ट की किताबें अधिकांश ब्रोकरेज फर्मों से उपलब्ध हैं और उन्हें पलटना शिक्षाप्रद है। चार्ट पर चार्ट के बाद दो रेखाएं एक साथ चलेंगी, या यदि शेयर की कीमत कमाई रेखा से दूर चली जाती है तो देरसबेर यह कमाई पर वापस आ जाएगी। लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि जापानी क्या कर रहे हैं और कोरियाई क्या कर रहे हैं, लेकिन अंततः कमाई ही किसी स्टॉक का भाग्य तय करेगी। लोग बाजार में प्रति घंटा उतार चढ़ाव पर दांव लगा सकते हैं, लेकिन यह कमाई ही है जो लंबी अवधि में उतार चढ़ाव को प्रभावित करती है। कभी कभी आपको अपवाद मिलेगा, लेकिन यदि आप अपने शेयरों के चार्ट की जांच करते हैं तो आप संभवतः वह संबंध देखेंगे जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं। पिछले दशक के दौरान हमने मंदी और मुद्रास्फीति देखी है। तेल की कीमतें ऊपर जा रही है और तेल की कीमतें नीचे जा रही है, और इन सब के साथ इन शेयरों ने कमाई का अनुसरण किया है। डाउ केमिकल के चार्ट को देखें। जब कमाई बढ़ती है तो स्टॉक बढ़ता है। 1971 से 1975 और फिर 1985 से 1988 की अवधि के दौरान यही हुआ। बीच में 1975 से 1985 तक कमाई अनियमित थी और शेयर की कीमत भी अनियमित थी। एवन को देखें, एक स्टॉक जो 1958 में $3 से बढ़कर 1972 में $140 हो गया क्योंकि कमाई लगातार बढ़ रही थी। आशावाद बहुत बढ़ गया और कमाई की तुलना में शेयर की कीमत बढ़ गई। फिर 1973 में यह कल्पना समाप्त हो गई। कमाई गिरने के कारण स्टॉक की कीमत गिर गई और आप इसे आते हुए देख सकते थे। फोर्ब्स पत्रिका ने पतन शुरू होने से 10 महीने पहले एक कवर लेख में हम सभी को चेतावनी दी थी। और मैस्को कॉरपोरेशन के बारे में क्या ख्याल है, जिसने सिंगल हैंडल बॉल नल विकसित किया और परिणामस्वरूप युद्ध और शांति, मुद्रास्फीति और मंदी के माध्यम से लगातार 30 वर्षों तक कमाई में वृद्धि हुई। कमाई 800 गुना बढ़ गई और स्टॉक 1300 गुना बढ़ गया 1958 और 1987। यह शायद पूंजीवाद के इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक है। आप उस कंपनी से क्या उम्मीद करेंगे जो मैस्को स्क्रू प्रोडक्ट्स के अद्भुत हास्यास्पद नाम से शुरू हुई थी? जब तक कमाई बढ़ती रही,
इसे रोकने वाला कोई नहीं था। शोनीज को देखें, एक रेस्तरां श्रृंखला जिसकी लगातार 116 तिमाहियां है। 19 वर्ष उच्च राजस्व, एक रिकॉर्ड जिसकी तुलना कुछ ही कंपनियां कर सकती हैं। निश्चित रूप से शेयर की कीमत लगातार बढ़ी है। उन कुछ स्थानों पर जहां कीमत कमाई से आगे हो गई, यह तुरंत वास्तविकता में वापस आ गई, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। एक और महान विकास स्टॉक मैरियट का चार्ट भी यही कहानी बताता है। और लिमिटेड को देखो, 70 के दशक के अंत में जब कमाई लड़खड़ा गई तो स्टॉक में भी गिरावट आई। जब कमाई बढ़ी तो स्टॉक भी बढ़ गया। लेकिन जब स्टॉक कमाई से काफी आगे निकल गया, जैसा कि 1983 में और फिर 1987 में हुआ, तो परिणाम एक अल्पकालिक आपदा था। अक्टूबर 1987 में बाजार में गिरावट के दौरान अनगिनत अन्य शेयरों के लिए भी यही सच था। यह बताने का एक त्वरित तरीका है कि किसी शेयर की कीमत अधिक है या नहीं, मूल्य रेखा की तुलना आय रेखा से करना है। यदि आपने परिचित विकास कंपनियों को खरीदा है, जैसे कि शोनीज, द लिमिटेड या मैरियट, जब स्टॉक की कीमत कमाई रेखा से काफी नीचे गिर गई थी और जब स्टॉक की कीमत नाटकीय रूप से इसके ऊपर बढ़ गई तो उन्हें बेच दिया, संभावना है कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह निश्चित रूप से A1 के साथ काम करेगा। मैं जरूरी नहीं कि इस अभ्यास की वकालत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बदतर रणनीतियों के बारे में सोच सकता हूँ। प्रसिद्ध पीई अनुपात। कमाई की किसी भी गंभीर चर्चा में मूल्य आय अनुपात शामिल होता है, जिसे पीई अनुपात, मूल्य आय गुणक या बस गुणक के रूप में भी जाना जाता है। यह अनुपात स्टॉक मूल्य और कंपनी की कमाई के बीच संबंध के लिए एक संख्यात्मक आशुलिपि है। प्रत्येक स्टॉक का पीई अनुपात अधिकांश प्रमुख समाचार पत्रों की दैनिक स्टॉक तालिकाओं में सूचीबद्ध है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। आय रेखा की तरह पीई अनुपात अक्सर इस बात का एक उपयोगी माप होता है कि किसी कंपनी की पैसा बनाने की क्षमता के सापेक्ष किसी स्टॉक की कीमत अधिक है, उचित कीमत है या कम है। कुछ मामलों में अखबार में सूचीबद्ध पीई अनुपात असामान्य रूप से उच्च हो सकता है, अक्सर इसलिए क्योंकि किसी कंपनी ने मौजूदा अल्पकालिक कमाई के मुकाबले कुछ दीर्घकालिक घाटे को बट्टे खाते में डाल दिया है। इस प्रकार उन कमाई को दंडित किया जाता है। यदि पीई अनुपात यह सीमा से बाहर लगता है, आप अपने ब्रोकर से आपको स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कह सकते हैं। आज के समय में वॉल स्ट्रीट जर्नल, उदाहरण के लिए, मैं देख रहा हूं कि के मार्ट का पीई अनुपात है। इसे स्टॉक की वर्तमान कीमत $35 प्रति शेयर लेकर और इसे पिछले 12 महीनों या वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की कमाई से विभाजित करके प्राप्त किया गया था। इस मामले में $3.50 प्रति शेयर। $35 को $3.50 से विभाजित करने पर 10 का पीई प्राप्त होता है। पीई अनुपात के बारे में सोचा जा सकता है कि कंपनी को आपके प्रारंभिक निवेश की राशि वापस अर्जित करने में कितने वर्ष लगेंगे, यह मानते हुए कि कंपनी की कमाई स्थिर रहेगी। मान लीजिए कि आप $3,500 में के मार्ट के 100 शेयर खरीदते हैं। वर्तमान आय $3.50 प्रति शेयर है, इसलिए आपके 100 शेयर एक वर्ष में $350 अर्जित करेंगे और $3,500 का मूल निवेश 10 वर्षों में अर्जित किया जाएगा। हालांकि आपको इस अभ्यास से गुजरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 का पीई अनुपात आपको 10 साल बताता है। यदि आप 2 गुना आय APE 2 पर बेचने वाली कंपनी में शेयर खरीदते हैं, तो आप अपना प्रारंभिक निवेश 2 साल में वापस कमा लेंगे, लेकिन 40 गुना आय 40 का APE पर बेचने वाली कंपनी में आपको यह समय लगेगा। एक ही चीज को पूरा करने में 40 साल लग गए। चेर तब तक परदादी बन सकती थी। चारों ओर कम पीई अवसरों के साथ फिर कोई उच्च पीई वाला स्टॉक क्यों खरीदेगा? क्योंकि वे लंबर यार्ड में हैरिसन फोर्ड की तलाश कर रहे हैं। कॉर्पोरेट आय मानव आय की तुलना में अधिक स्थिर नहीं रहती है। तथ्य यह है कि कुछ शेयरों का पीई 40 है और अन्य का पीई 3 है। यह आपको बताता है कि निवेशक कुछ कंपनियों की बेहतर भविष्य की कमाई पर पर्याप्त जुआ खेलने को तैयार है, जबकि वे दूसरों के भविष्य के बारे में काफी सशंकित है।
अखबार में देखें और आप जो पीई की सीमा देखेंगे उसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप यह भी पाएंगे कि पीई स्तर धीमी गति से बढ़ने वाले किसानों के लिए सबसे कम और तेजी से बढ़ने वाले किसानों के लिए उच्चतम होता है। बीच बीच में चक्रीय उतार चढ़ाव होता रहता है। यदि आप उपरोक्त चर्चा के तर्क का पालन करते हैं तो यह वैसा ही होना चाहिए। किसी उपयोगिता के लिए औसत वेतन इन दिनों 7 से 9, किसी दिग्गज के औसत वेतन इन दिनों 10 से 14 से कम होगा और बदले में यह किसी के औसत वेतन से भी कम होगा। तेजी से बढ़ने वाला 14 से 20। कुछ मोलभाव करने वाले कम पीई वाले किसी भी और सभी शेयरों को खरीदने में विश्वास करते हैं, लेकिन मेरे लिए उस रणनीति का कोई मतलब नहीं है। हमें सेब की तुलना नहीं करनी चाहिए। संतरे कोडो डॉव केमिकल के लिए जो सौदा पीई है, जरूरी नहीं कि वह वॉलमार्ट के लिए सौदेबाजी पीई के समान हो। पीई पर अधिक जानकारी। विभिन्न उद्योगों और विभिन्न प्रकार की कंपनियों के पीई अनुपात की पूरी चर्चा एक पूरी किताब बन जाएगी जिसे कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा। पीई के चक्कर में पढ़ना मूर्खतापूर्ण है, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहेंगे। एक बार फिर आपका ब्रोकर पीई विश्लेषण के लिए आपका सबसे अच्छा स्रोत हो सकता है। आप यह पूछकर शुरुआत कर सकते हैं कि क्या आपके पास मौजूद विभिन्न शेयरों का पीई अनुपात उद्योग के मानदंडों के सापेक्ष कम, उच्च या औसत है। कभी कभी आप ऐसी बातें सुनेंगे जैसे यह कंपनी उद्योग को छूट पर बेच रही है, जिसका अर्थ है कि इसका पीई सौदेबाजी के स्तर पर है। एक ब्रोकर आपको किसी कंपनी के पीई का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी दे सकता है और वही जानकारी ब्रोकरेज फर्म से उपलब्ध S&P रिपोर्ट पर भी पाई जा सकती है। किसी स्टॉक को खरीदने से पहले आप उसके सामान्य स्तर का अंदाजा लगाने के लिए उसके पीई अनुपात को कई वर्षों तक ट्रैक करना चाह सकते हैं। निस्संदेह नई कंपनियों को ऐसे रिकॉर्ड रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोका कोला खरीदते हैं तो यह जानना उपयोगी है कि आप अपनी कमाई के लिए जो भुगतान कर रहे हैं वह अतीत में दूसरों द्वारा की गई कमाई के अनुरूप है या नहीं। पीई अनुपात आपको यह बता सकता है। द वैल्यू लाइन निवेश सर्वेक्षण अधिकांश बड़े पुस्तकालयों और अधिकांश ब्रोकरों से भी उपलब्ध पीई इतिहास के लिए एक और अच्छा स्रोत है। वास्तव में मान रेखा सभी प्रासंगिक डेटा के लिए एक अच्छा स्रोत है जिसे शौकिया निवेशकों को जानना आवश्यक है। अपना स्वयं का निजी प्रतिभूति विश्लेषक रखना अगली सबसे अच्छी बात है। यदि आपको पीई अनुपात के बारे में और कुछ याद नहीं है तो अत्यधिक ऊंचे शेयरों से बचना याद रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारा दोहक और बहुत सारा पैसा बचा लेंगे। कुछ अपवादों के साथ अत्यधिक उच्च पीई अनुपात एक स्टॉक के लिए एक बाधा है, उसी तरह जैसे कि काठी में अतिरिक्त वजन एक घुड़दौड़ के घोड़े के लिए एक बाधा है। उच्च पीई वाली कंपनी के पास स्टॉक पर लगाई गई ऊंची कीमत को उचित ठहराने के लिए अविश्वसनीय आय वृद्धि होनी चाहिए। 1972 में मैकडॉनल्ड्स वही महान कंपनी थी जो हमेशा से थी, लेकिन स्टॉक के लिए प्रति शेयर $75 तक की बोली लगाई गई, जिससे इसका पीई 50 हो गया। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि मैकडॉनल्ड्स उन उम्मीदों पर खरा उतर सके और स्टॉक कीमत $75 से गिरकर $25 हो गई, जिससे पीई अधिक यथार्थवादी 13 पर वापस आ गया। मैकडॉनल्ड्स में कुछ भी गलत नहीं था। 1972 में इसकी कीमत मात्र $75 से अधिक थी। और यदि मैकडॉनल्ड्स की कीमत अधिक थी तो देखें कि रॉस पेरोट की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम्स EDS का क्या हुआ, जो 1960 के दशक के अंत में एक लोकप्रिय स्टॉक था। जब मैंने कंपनी पर ब्रोकरेज रिपोर्ट देखी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। इस कंपनी का पीई 500 था। अगर कमाई स्थिर रही तो EDS में अपना निवेश वापस पाने में 5 सदियां लग जाएंगी। इतना ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट लिखने वाले विश्लेषक सुझाव दे रहे थे कि पीई रूढ़िवादी था, क्योंकि EDS का पीई 1000 होना चाहिए। यदि आपने किंग आर्थर के इंग्लैंड दौरे के समय 1000 के पीई वाली कंपनी में निवेश किया था और कमाई स्थिर रही, तो आप आज भी घाटे में चल रहे हैं। काश मैंने इस रिपोर्ट को सहेजा होता और इसे अपने कार्यालय की दीवार के लिए फ्रेम किया होता।
एक अन्य ब्रोकरेज फर्म से मुझे भेजी गई रिपोर्ट के साथ लगाने के लिए, जिसमें लिखा था, हाल ही में दिवालियापन के कारण हम इस स्टॉक को अपनी खरीद सूची से हटा रहे हैं। इसके बाद के वर्षों में ईडीएस कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कमाई और बिक्री में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और जो कुछ भी उसने किया वह बेहद सफल रहा। ईडीएस स्टॉक एक और कहानी है। 1974 में कीमत $40 से गिरकर $3 हो गई, इसलिए नहीं कि मुख्यालय में कुछ गड़बड़ थी, बल्कि इसलिए क्योंकि यह स्टॉक मेरे द्वारा पहले या उसके बाद देखे गए किसी भी शेयर की तुलना में सबसे अधिक महंगा था। आप अक्सर उन कंपनियों के बारे में सुनते हैं जिनके भविष्य के प्रदर्शन पर स्टॉक मूल्य में छूट दी जाती है। यदि ऐसा मामला है तो ईडीएस निवेशक इसके बाद छूट दे रहे थे। ईडीएस पर बाद में और अधिक जानकारी। जब A1 प्रोडक्ट्स $140 प्रति शेयर पर बेचा गया तो इसका पीई अनुपात 64 का अत्यधिक उच्च था, हालांकि ईडीएस जितना चरम कहीं नहीं था। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि A1 एक बहुत बड़ी कंपनी थी। एक छोटी कंपनी के लिए भी 64 के पीई को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त विस्तार करना एक चमत्कार है, लेकिन A1 के आकार की कंपनी के लिए, जिसकी बिक्री पहले से ही 1 अरब से अधिक थी, उसे मेगाबिलियन मूल्य के सौंदर्य प्रसाधन और लोशन बेचने होंगे। वास्तव में किसी ने गणना की कि A1 को 64 पीई को उचित ठहराने के लिए इस्पात उद्योग, तेल उद्योग और कैलिफोर्निया राज्य की तुलना में अधिक कमाई करनी होगी। वह सबसे अच्छी स्थिति थी। लेकिन आप कितने लोशन और कोलोन की बोतलें बेच सकते हैं? वैसे भी A1 की कमाई बिल्कुल नहीं बढ़ी। उनमें गिरावट आई और 1974 में स्टॉक की कीमत तुरंत गिरकर 18 हो गई। पोलेरॉयड में भी यही हुआ। यह एक और ठोस कंपनी थी जिसके पीछे 32 वर्षों की समृद्धि थी, लेकिन 18 महीनों में इसने अपना 89% मूल्य खो दिया। स्टॉक 1973 में $143 में बिका और 1974 में 14 तक गिर गया, केवल 1978 में $60 तक उछला और फिर एक बार फिर लड़खड़ाकर 1981 में $19 पर वापस आ गया। 1973 में बाजार के उच्चतम स्तर पर पोलरॉयड का पीई 50 था। यह इतना अधिक हो गया क्योंकि निवेशकों को नए SX70 कैमरे से अविश्वसनीय वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन कैमरे और फिल्म की कीमत बहुत अधिक थी, परिचालन संबंधी समस्याएं थीं और लोगों की इसमें रुचि कम हो गई। फिर उम्मीदें इतनी अवास्तविक थी कि भले ही SX70 सफल हो गया हो, उच्च पीई को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने के लिए पोलेरॉयड को शायद उनमें से 4 को अमेरिका में हर परिवार को बेचना होगा। कैमरे की जबरदस्त सफलता ने स्टॉक के लिए कुछ खास नहीं किया होता। वैसे भी कैमरा केवल मध्यम सफलता थी, इसलिए यह चारों ओर बुरी खबर थी। बाजार का पीई। कंपनी पीई अनुपात 0 में मौजूद नहीं है। समग्र रूप से शेयर बाजार का अपना सामूहिक पीई अनुपात होता है, जो इस बात का एक अच्छा संकेतक है कि बड़े पैमाने पर बाजार का मूल्य अधिक है या कम है। मुझे पता है कि मैंने आपको पहले ही बाजार को नजरअंदाज करने की सलाह दी है, लेकिन जब आप पाते हैं कि कुछ स्टॉक कमाई के सापेक्ष बढ़ी हुई कीमतों पर बिक रहे हैं, तो यह संभावना है कि अधिकांश स्टॉक कमाई के सापेक्ष बढ़ी हुई कीमतों पर बिक रहे हैं। 1973 से 74 में बड़ी गिरावट से पहले और 1987 की बड़ी गिरावट से पहले एक बार फिर, हालांकि उसी हद तक नहीं, यही हुआ था। नवीनतम तेजी बाजार के 5 वर्षों के दौरान 1982 से 1987 तक आप देख सकते हैं कि बाजार का कुल पीई अनुपात धीरे धीरे लगभग 8 से बढ़कर 16 तक बढ़ गया। इसका मतलब यह था कि 1987 में निवेशक अपने भुगतान से दोगुना भुगतान करने को तैयार थे। 1982 उसी कॉरपोरेट आय के लिए जो एक चेतावनी होनी चाहिए थी कि अधिकांश स्टॉक ओवरवैल्यूड थे। प्रचलित पीई अनुपात पर ब्याज दरों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ब्याज दरें कम होती हैं और बॉन्ड कम आकर्षक होते हैं तो निवेशक शेयरों के लिए अधिक भुगतान करते हैं। लेकिन ब्याज दरों को एक तरफ रख दें तो तेजी के बाजारों में विकसित होने वाला अविश्वसनीय आशावाद पीई अनुपात को हास्यास्पद स्तर तक ले जा सकता है, जैसा कि ईडीएस
A1 और पोलेरॉयड के मामलों में हुआ था। उस अवधि में तेजी से उत्पादकों के पास पीई अनुपात था जो वंडरलैंड में कहीं था। धीमी गति से उत्पादकों के पास सामान्य रूप से तेजी से उत्पादकों के लिए आरक्षित पीई अनुपात था और बाजार का पीई 1971 में 20 के शिखर पर पहुंच गया। पीई अनुपात का कोई भी छात्र देख सकता था कि यह पागलपन था और काश उनमें से किसी ने मुझे बताया होता। 1973 से 74 में बाजार में 1930 के दशक के बाद सबसे क्रूर सुधार हुआ। भविष्य की कमाई। भविष्य की कमाई वहाँ रगड़ है। आप उनकी भविष्यवाणी कैसे करते हैं? वर्तमान कमाई से आप जो सर्वोत्तम प्राप्त कर सकते हैं वह एक शिक्षित अनुमान है कि क्या स्टॉक की उचित कीमत है। यदि आप इतना करते हैं तो आप कभी भी 40 पैसे पर पोलरॉयड या A1 नहीं खरीदेंगे, न ही आप ब्रिस्टल मायर्स, कोका कोला या मैकडॉनल्ड्स के लिए अधिक भुगतान करेंगे। तथापि आप वास्तव में यह जानना चाहेंगे कि अगले महीने, अगले वर्ष या अगले दशक में कमाई का क्या होने वाला है। आखिरकार कमाई में वृद्धि होनी चाहिए और प्रत्येक शेयर की कीमत अपने साथ एक अंतर्निहित विकास धारणा लेकर आती है। विश्लेषकों और सांख्यिकीविदों की बटालियनें भविष्य की वृद्धि और भविष्य की कमाई के सवालों के खिलाफ शुरू की जाती है और आप अपने लिए यह देखने के लिए निकटतम वित्तीय पत्रिका उठा सकते हैं कि उन्हें कितनी बार गलत उत्तर मिलता है। कमाई के साथ सबसे अधिक बार देखा जाने वाला शब्द आश्चर्य है। मैं यह सुझाव नहीं देने जा रहा हूं कि आप अपने आप ही कमाई या कमाई में वृद्धि का सफलतापूर्वक अनुमान लगाना शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप इस खेल में गंभीरता से शामिल हो जाते हैं तो आप उन शेयरों के उदाहरणों से भ्रमित हो जाएंगे जो कमाई बढ़ने के बावजूद नीचे जाते हैं, क्योंकि पेशेवर विश्लेषकों और उनके संस्थागत ग्राहकों को उम्मीद थी कि कमाई अधिक होगी, या ऐसे स्टॉक जो कमाई के बावजूद ऊपर जाते हैं नीचे हैं, क्योंकि उसी उत्साहित वर्ग को उम्मीद थी कि कमाई कम होगी। ये अल्पकालिक विसंगतियां हैं, लेकिन फिर भी उन शेयरधारक के लिए निराशाजनक है जो उन्हें नोटिस करते हैं। यदि आप भविष्य की कमाई का अनुमान नहीं लगा सकते तो कम से कम आप पता तो लगा ही सकते हैं कैसे एक कंपनी अपनी कमाई बढ़ाने की योजना बना रही है। फिर आप समय समय पर जांच कर सकते हैं कि योजनाएं काम कर रही हैं या नहीं। ऐसे 5 बुनियादी तरीके हैं जिनसे कोई कंपनी कमाई बढ़ा सकती है। लागत घटाएं, कीमतें बढ़ाएं, नए बाजारों में विस्तार करें, अपने उत्पाद को पुराने बाजारों में अधिक बेचें या किसी खोए हुए ऑपरेशन को पुनर्जीवित करना, बंद करना या अन्यथा निपटाना। जैसे ही आप कहानी विकसित करते हैं, ये जांच करने योग्य कारक है। यदि आपके पास बढ़त है तो यह वह जगह है जहां यह सबसे अधिक सहायक होगी।